मेरे प्यारे दोस्त कैसे हो। मेरा नाम हैरियट है। पूरा कहानी मैं ही सुनाने वाला हूँ। देखो दोस्त, यह जो कहानी है ना, यह एक छोटे कुत्ते की कहानी है। इस कुत्ते की मालकिन का नाम मिस पंफ्रे है। कुत्ता मत कहो इसे, इस कुत्ते का नाम ट्रिकी है। मैं शौक हो गया जब मैंने बहुत दिनों बाद ट्रिकी को देखा और बहुत मोटा हो गया था। मिस पंफ्रे ट्रिकी को बहुत ज्यादा प्यार करती है, जिसके कारण ट्रिकी बहुत मोटा और आलसी हो गया है। मैं जानता हूँ कि ट्रिकी का एकमात्र गलती यही है कि वह भोजन को कभी मना नहीं कर सकता है। मतलब ट्रिकी को जो कुछ भी खाने के लिए दिया जाता था ना, वह उसे खा लेता था। ओह मिस्टर हैरियट, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, पर ये ट्रिकी इतना मोटा और आलसी कैसे हो गया मिस? मैंने इसे थोड़ा क्रीम केक, हॉर्लिक्स और चॉकलेट दी है और बहुत सारी चीजें भी खिलाई हैं। मुझे लग रहा था यह बहुत कमजोर हो रहा है। इतना तो मैं भी नहीं खाता हूँ, अमीर कुत्ता है। चलो छोड़ो। मिस पंफ्रे, मैंने आपको मना किया था ना कि ट्रिकी को कोई मीठा चीज ना खिलाएं। ओह, मुझसे रहा नहीं गया। आप जानते हैं ना, मैं ट्रिकी से बहुत प्यार करता हूँ। देखिए, ऐसे ही चलता रहा तो ट्रिकी बहुत ज्यादा बीमार हो जाएगा। इसलिए आपको इसे खाने पीने में कटौती करनी होगी। कम भोजन दीजिए और हाँ, इससे एक्सरसाइज भी करवाइए। अच्छा ठीक है, मैं ऐसे ही करूँगी। मैं जानता हूँ कि मिस पंफ्रे ना मेरी बात नहीं मानेगी, मुझे ही इलाज करना होगा। ओह, मैंने बताया ही नहीं, मैं तो एक डॉक्टर हूँ। हाँ, एनिमल वाला डॉक्टर हूँ। धीरे धीरे समय बीतते गया और ट्रिकी की तबीयत और खराब होते गया। मिस पंफ्रे बहुत चिंता में है क्योंकि ट्रिकी ने कुछ भी खाने से इनकार कर दिया है। ट्रिकी सैर पर भी नहीं जाना चाहता है। वह हमेशा सारा दिन सोता रहता है और जोर जोर से सांस लेते रहता है। मैंने इस समस्या का समाधान के बारे में पहले ही सोच लिया था। मिस पंफ्रे, ट्रिकी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मेरे हिसाब से ना ट्रिकी को कम से कम 2 सप्ताह के लिए ना हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। मिस पंफ्रे चिंता में आ गई क्योंकि ट्रिकी मेरे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता है। वह और बीमार हो जाएगा डॉक्टर हैरियट। लेकिन मुझे पता है कि अगर ट्रिकी को बचाना है तो यह करना ही होगा, क्योंकि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है। मिस हैरियट ने ट्रिकी को कंबल में लपेटा और अपनी कार की तरफ चलना शुरू कर दिया। ट्रिकी की हालत खराब है, वह हाँफ रहा है। मिस पंफ्रे उदास है क्योंकि ट्रिकी 2 सप्ताह के लिए उनसे दूर जा रहा है। जब वे हॉस्पिटल पहुंचे तो घर के कुत्तों ने मिस्टर हैरियट को प्यार से घेर लिया। मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी को जमीन पर रख दिए। यह बेजान की तरह जमीन पर लेटा हुआ है। 2 दिनों तक ट्रिकी को सिर्फ पानी पिलाया गया, कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया गया। उसके लिए यही सही है यार। तीसरे दिन ट्रिकी ने थोड़ी थोड़ी आवाजें निकालना शुरू कर दिया। जब मिस्टर हैरियट ने दरवाजा खोला तो ट्रिकी तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगा। ट्रिकी बाकी कुत्तों से भी घिरा हुआ है, मतलब उनसे दोस्ती कर चुका है इतने दिनों में। धीरे धीरे ट्रिकी ठीक होने लगा। अब मैं उसे थोड़ा थोड़ा भोजन भी देने लगा। ट्रिकी बाकी कुत्तों के साथ खेलने कूदने भी लगा। इसी बीच मिस पंफ्रे मिस्टर हैरियट को दिन में कई बार फोन करके पूछती है, डॉक्टर साहब, ट्रिकी ठीक हो रहा है ना? वह अब कैसा है? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ट्रिकी ठीक हो रहा है। वह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ट्रिकी की ठीक होने की बात सुनकर मिस पंफ्रे ने 1 दर्जन अंडे, 1 वाइन और बहुत सारी चीजें ना ट्रिकी के लिए भेजवा दिए। तो सर, आप यह सब ट्रिकी को खिलाएंगे क्या? क्या बोलता भाई, हम लोग मिलकर बांट कर खाएंगे ना। कुत्ते का खाना खाएंगे सर?
मजाक कर रहा था सर। मिस्टर हैरियट और उनके साथी ट्रिकी के लिए भेजा गया खाना यानी भोजन खा गए। ट्रिकी को इतना भोजन की जरूरत नहीं है, नहीं तो वह वापस से बीमार पड़ जाएगा। मैं ट्रिकी को हमेशा के लिए यहीं रखना चाहता हूँ, लेकिन मिस पंफ्रे इसको याद कर रही होगी। 2 सप्ताह बीत गए, अब फोन करता हूँ उनको। हेलो मिस पंफ्रे, खुशी की बात है, ट्रिकी ना पूरी तरह से ठीक हो गया है। आप आ जाइए और उसे ले जाइए। क्या सही में? मैं आती हूँ अभी। डॉक्टर हैरियट, ट्रिकी कहाँ है? मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ। आप यहीं वेट करें, मैं अभी उसे लाता हूँ। ट्रिकी अब पतला और सुंदर और स्वस्थ हो चुका है। जैसे ही ट्रिकी ने मिस पेम्फ्रे को देखा, वह कूदकर उनके पास चला गया। ओह मिस्टर हैरियट, मैं आपको कैसे धन्यवाद करूं? यह सर्जरी की जीत है। चलो अच्छा है, ट्रिकी ठीक हो गया। तो दोस्त, यदि वीडियो अच्छी लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगल बगल जो वीडियोस को देख लीजिए। तो मिलते हैं इस अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इस कहानी को एक फेमस राइटर रस्किन बॉन्ड ने लिखे हैं। इस कहानी में हम देखेंगे कि प्यार और करुणा किसी को भी बदल सकती है। कोई इंसान चोर पैदा नहीं होता है। यह कहानी 15 साल के एक लड़के की है जो एक तेज चोर है। वह हर महीने अपना नाम बदलता है और अपना घर बदलते रहता है और चोरी करता है। लेकिन जब वह चोर अनिल से मिलता है ना, तो उसका जीवन बदल जाता है। देखते हैं क्या हुआ। इनसे मिलिए, इनका नाम अनिल है। ये 25 इयर्स के एक दुबला लंबा और सीधा साधा आदमी हैं। अनिल और वह चोर दोनों कुश्ती का खेल देखने आए हैं। चोर तो अपना अगला शिकार का तलाशी कर रहा है। अरे यार, किसके घर चोरी करो इस महीने? हाँ, वह आदमी दिख रहा है, शरीफ मासूम लग रहा है, उसी को लूटूंगा इस महीने। हेलो, मेरा नाम हरी सिंह है। आपका नाम क्या है? यह हर महीने अपना नाम बदलता है ताकि वह पुलिस से बच सके। हेलो हरी, मेरा नाम अनिल है। मैच अच्छा चल रहा है ना? हाँ, मजा तो आ रहा है। अनिल जी, मैं अभी बहुत परेशान हूँ। क्या मैं आपके लिए कुछ काम कर सकता हूँ? काम तो कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें काम के बदले पैसे नहीं दे पाऊंगा। अरे यार, कहीं मैं चोरी करने के लिए गलत आदमी को तो नहीं चुन लिया? ये तो गरीब लगता है। अच्छा, देखते हैं। सर, आप पैसे ना दे तो चलेगा। क्या आप मुझे सिर्फ खाना खिला सकते हैं? बदले में मैं आपके लिए खाना बना दूंगा। अच्छा है, तुम मेरे लिए खाना बना देना, बदले में तुम भी खा लेना। अनिल हरी को अपना घर ले जाता है। हरी खाना बनाता है। देखिए सर, मैंने बनाया है, कैसा बना है? इतना खराब खाना, कोई स्वाद ही नहीं है। एक काम करता हूँ, इस खाना को ना आवारा कुत्ता को खिला देता हूँ, उसी का लायक है। एक काम करो, तुमको खाना बनाने भी नहीं आता है ना, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं काम कर लूंगा अपना। हरी सिंह नहीं जाता है, वह सिर्फ मुस्कुराता है। इससे अनिल का दिल पिघल जाता है। अच्छा ठीक है, मैं तुमको खाना बनाने सिखाऊंगा। अच्छा ठीक है, पढ़ने भी सिखाऊंगा। अब तो खुश हो ना? ठीक है ना अब? हाँ साहब, मैं तो खुश हूँ। मैं तुम्हें आज लिखना और नंबर जोड़ना सिखाऊंगा। मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि अगर मैं एजुकेटेड हो जाता हूँ तो मैं और भी ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा। अब हरी सिंह अनिल के लिए छोटे मोटे काम करने लग जाता है, जैसे चाय बनाना, बाजार से सामान लाना। क्या लगा आपको मैं शरीफ हो गया हूँ? मैं यह सामान लाने में हर दिन लगभग 1 रुपये का घपला घोटाला करता हूँ। मुझे पता है हरी ऐसा करता है, लेकिन मैं जानबूझकर उससे कुछ नहीं बोलता हूँ। एक दिन वह सुधर जाएगा, मुझे पता है। अनिल के पास कोई पक्की नौकरी नहीं है। मैगजीन के लिए आर्टिकल लिखकर वह थोड़े पैसे कमाता है। अनिल लापरवाही से खर्च करता है और फ्यूचर के लिए कोई प्लान नहीं बनाता है।
मैं चोर हूँ यार, और यह क्या करना पड़ रहा है? खाना बना रहा हूँ। मुझे बस एक मौका चाहिए चोरी करने के लिए। एक शाम अनिल 600 रुपया का नोटों का एक छोटा सा बंडल घर लेकर आता है। अरे हरी, मैंने अपना एक बुक पब्लिशर को बेच दी, उसी से 600 रुपये मिले हैं। अच्छा है मालिक, मुझे बता दिए आप। अनिल यह पैसों का बंडल सोते समय अपने गद्दे के नीचे रख देता है। यह सही समय है बेडू अपना असली काम करने के लिए। अगर मैं यह पैसे चुराता हूँ तो अच्छा है ना, नहीं तो अनिल यह पैसों पार्टी और अपने दोस्तों पर बर्बाद कर देगा। मेरे हिसाब से अनिल एक लापरवाह इंसान है। इसको लूटने में मजा नहीं आएगा, क्योंकि इसको कभी पता ही नहीं चलेगा मैं इसे लूटा हूँ। रात के समय हरी अनिल के कमरे में जाता है। वह धीरे धीरे गद्दे के नीचे रखे पैसे को निकाल लेता है। इतने सारे पैसे से मैं 1-2 हफ्ते के लिए अमीर आदमी की तरह जीऊंगा। चलता हूँ, 10:30 का लखनऊ एक्सप्रेस का ट्रेन भी तो पकड़नी है और भाग भी तो जाना है यहाँ से। मेरा नाम खत्म, काम खत्म, चोरी भी हो गया। तुम जो कर रहा है ना वह सही नहीं है हरी। अनिल तुम पर भरोसा किया है, उसका विश्वास तोड़ोगे? तुम धोखेबाज हो। बोलो। अनिल बहुत अच्छा आदमी है, मैं उसको धोखा दे रहा हूँ, मैं दोषी हूँ। ट्रेन चली जाती है, लेकिन हरी ट्रेन में नहीं बैठता है। हरी अकेला रह जाता है, उसके पास कोई दोस्त नहीं है। मैं वापस अनिल के पास जाऊंगा। जोरदार बारिश होने लग जाती है। हरी का सारा नोट पैसे से भीग जाता है। अनिल मुझसे प्यार से बात करता है, मुझ जैसे चोर को सम्मान देता है। मैं गलत आदमी हूँ। हरी जब घर पहुंचता है तब भी अनिल सो रहा होता है। हरी उन पैसे को फिर से बिस्तर के नीचे रख देता है। अगले दिन हरी के उठने से पहले ही अनिल चाय बना चुका है। गुड मॉर्निंग साहब। गुड मॉर्निंग हरी, यह लो 50 रुपये, रख लो, मैं तुम्हें रोज पैसे दिया करूंगा। नोट अब भी गीला है। हरी को लगा वह पकड़ा जाएगा, लेकिन अनिल उससे कुछ भी नहीं कहता है जानबूझकर। बच गया मैं, अब मैं अच्छा आदमी बन गया हूँ। सच्चा प्यार एक बुरे व्यक्ति को भी बदल सकता है। पूरे चैप्टर में हम देख सकते हैं कि अनिल के प्यार से हरी कितना बदल गया। तो बच्चे लोग चैप्टर देख लिए, अब हम कुछ MCQ देख लेते हैं। हाँ सर, पूछिए क्वेश्चन। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। डिड अनिल से एनीथिंग अबाउट रॉबरी? क्या अनिल इस चोरी के बारे में कुछ कहता है? ऑप्शन ए है हाँ कुछ कहता है, ऑप्शन बी है नो कुछ नहीं कहता, ऑप्शन सी मे बी कुछ कह सकता है, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव कुछ नहीं ऊपर में से। नहीं सर, अनिल बेचारा शरीफ आदमी कुछ भी नहीं बोला हरी सिंह को। सही जवाब। हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ मच मनी डिड ही स्टेल? हरी कितना पैसा चुराता है? ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 600, ऑप्शन सी 700, ऑप्शन डी 800। हमको पता है सर, आप वीडियो में बताए हैं अनिल 600 रुपये चुराता है। ऑप्शन बी सही है। बहुत बढ़िया। आप तीसरा क्वेश्चन देखो और दिमाग से आंसर देना। हु इज इजियर टू रॉब? किसके यहाँ चोरी करना आसान है? ऑप्शन ए अ केयरलेस मैन, केयरलेस आदमी, ऑप्शन बी ग्रीडी मैन, लालची आदमी, ऑप्शन सी है ट्रस्टिंग मैन, जो भरोसा करता है, ऑप्शन डी अनिल को। सर मेरे हिसाब से एक लालची आदमी के यहाँ चोरी करना आसान है, क्योंकि अनिल एक केयरलेस आदमी है ना। तो अनिल बोला था केयरलेस आदमी के घर चोरी करने में मजा नहीं आता है, तो ऑप्शन बी या ग्रीडी मैन को लॉक कर दीजिए। सही जवाब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डिड अनिल प्रॉमिस हिम टू टीच? ऑप्शन ए राइट हिज नेम, ऑप्शन बी कुक, ऑप्शन सी राइट फुल सेंटेंस और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सर अनिल खाना बनाने सिखाने वाला था और पढ़ने भी सिखाने वाला था, मतलब ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव सही है सर। बहुत तेज हो गए हो तुम लोग। सही जवाब। अब अगला क्वेश्चन देखो। हाउ वाज द मील ही कुक्ड फर्स्ट नाइट? हरी पहला रात कैसा खाना बनाया था? ऑप्शन ए डिलीशियस, ओह, ऑप्शन बी माउथ वाटरिंग, मतलब मुंह में पानी आ गया, ऑप्शन सी फिंगर लिकिंग गुड, ऑप्शन डी टेरेबल, मतलब बहुत खराब। हमको पता है कुत्ता खाने लायक भी खाना नहीं बनाया था वो। ऑप्शन डी टेरेबल सही है सर। सही जवाब। अगला क्वेश्चन। हाउ ऑफन डिड ही चेंज हिज नेम? वह अपना नाम कितने समय बाद चेंज करता है, बदलता है?
ऑप्शन ए एवरी डे, ऑप्शन बी एवरी वीक, ऑप्शन सी एवरी मंथ और ऑप्शन डी एवरी ईयर। सर ये तो सबको पता है, हरी हर महीने अपना नाम बदलता था। ऑप्शन सी सही है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट वाज द बॉयज एज? उस चोर हरी की कितनी उम्र थी? ऑप्शन ए 15 साल का, ऑप्शन बी 25 ईयर्स का, ऑप्शन सी 20 ईयर्स का और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सर बेचारा अंडर 18 था, मतलब वो 15 ईयर का था। ऑप्शन ए सही है। सब तुम लोग टॉप करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड अनिल डू फॉर अ लिविंग? अनिल जीवन जीने के लिए क्या काम करता था? ऑप्शन ए रोट आर्टिकल फॉर मैगजीन, ऑप्शन बी रेसलिंग, ऑप्शन सी एक्टिंग और ऑप्शन डी बिजनेस। सर बेचारा गरीब था, वह मैगजीन के लिए आर्टिकल लिखकर कमाता था। ऑप्शन ए सही है। बहुत सही जवाब। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन, हाउ ओल्ड वाज अनिल? अनिल कितने साल का था? ऑप्शन ए आपका है 20 ईयर्स, ऑप्शन बी 21 ईयर्स, ऑप्शन सी 22 ईयर्स और ऑप्शन डी 25 ईयर्स। सर अनिल 25 ईयर्स का था। ऑप्शन डी सही है। तुम नाचो, मैं अच्छा से पढ़ाया, तुम सही जवाब दिए, मैं कम्बो खुश हुआ। तो दोस्त यदि वीडियो अच्छी लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगल बगल जो वीडियोस को देख लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यह कहानी एक जासूस यानी एक सीक्रेट एजेंट की है, जिसको एक इम्पोर्टेंट पेपर मिलने वाली है। उस इम्पोर्टेंट पेपर के पीछे एक और जासूस लगा हुआ है। आगे हम देखेंगे कि यह दूसरे जासूस यह इम्पोर्टेंट पेपर को ले पाता है या नहीं। इनका नाम फाउलर है। अरे यार, मैंने जासूस के बारे में बहुत पढ़ा हूँ, लेकिन ओसबॉल किसी भी तरह से एक जासूस के जैसा नहीं दिखता है। यह फाउलर है ना, यह ओसबॉल का पीछा करते हुए उनके होटल जा रहे हैं जहाँ पर ओसबॉल रुके हुए हैं। यह एक फ्रेंच होटल है दोस्त। अरे यार, कितनी बकवास जगह है, यहाँ से बदबू भी आ रही है। यह जगह ओसबॉल जैसे जासूस के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ओसबॉल एक मोटा आदमी है और फिर इनका बोलने का अपना अलग ढंग है। यह फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज ठीक ठीक बोल लेते हैं, फिर भी अमेरिकन लैंग्वेज बोलते हैं। तुम निराश लग रहे हो फॉलर। तुम्हें बताया गया है कि मैं एक गुप्तचर यानी सीक्रेट एजेंट हूँ, जो खतरों से भरा काम करता है। तुम मुझसे मिलना चाहते थे ना? तुम देखना चाहते हो कि एक सीक्रेट एजेंट कैसे काम करता है। मुझे कॉल आया था जिसमें बोला गया था कि मुझे इस होटल के एक रूम में रुकना है, इसलिए मैं आया हूँ। सही बोल रहे हो ओसबॉल। तुम सोच के आए होगे कि इस होटल में गोलियां चलेगी, एक्शंस होगी, सब जगह ड्रग्स होंगी जैसे फिल्मों में होती है, लेकिन यह सब यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला है, इसलिए तुम वो हो रहे होगे ना। अब क्या ही कर सकते हैं। यह मोटा आदमी यानी जासूस ने कमरे का दरवाजा खोला और एक तरफ खड़ा हो गया ताकि उसका मेहमान यानी फॉलर अंदर जा सके। मेरे यंग फ्रेंड, तुम अब खुश हो जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट पेपर दिखाने वाला हूँ, जिस पेपर के लिए बहुत सारे मेन और वुमेन ने अपनी जान जोखिम में डाली। वह पेपर इतिहास बनने वाला है। कुछ ही देर में वह पेपर इस रूम में लेके कोई आएगा। ओसबॉल ने दरवाजा बंद करके लाइट चालू किया। जैसे ही लाइट ऑन हुआ, फाउलर ने दिन का अपना पहला रोमांच देखा। इस रूम के बीचों बीच में एक आदमी जिसके हाथ में गन है, वह खड़ा है। ओसबॉल ने कई बार अपनी आंखें झपकाई और फिर बोला, तुमने मुझे बिल्कुल चौंका ही दिया था। मैंने सोचा था कि तुम बर्लिन में हो। तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? मैक्स दुबला पतला छोटे हाइट का आदमी है और उसका चेहरा लोमड़ी की तरह दिखाई देता है। उसके हाथ में बंदूक को छोड़कर वह खतरनाक नहीं दिखता है। सूचना जो कुछ नई मिसाइलों से संबंधित है, यानी एक इम्पोर्टेंट पेपर आज तुम्हारे पास आने वाला है। मैंने सोचा वह पेपर को मैं तुमसे ले लूं। वह पेपर तुम्हारे हाथों के बजाय मेरे हाथों में सुरक्षित होगी। ओसबॉल एक आराम कुर्सी की ओर गया और बैठ गया। मैं इस होटल का मैनेजमेंट को कंप्लेन करूंगा। यह प्रॉब्लम को वे सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं। मैं बहुत गुस्सा में हूँ। यह महीने में दूसरी बार है कि कोई व्यक्ति इस बालकनी से मेरे कमरे में घुसा है। फाउलर की नजर कमरे की उस अकेले खिड़की की ओर गई। यह एक नॉर्मल खिड़की की तरह दिखाई दे रहा है, जिसके बाहर सब कुछ काला दिख रहा था,
क्योंकि रात हो गई है ना। बालकोनी? अरे नहीं, मैं बालकोनी से नहीं आया हूँ। मेरे पास एक डुप्लीकेट चाबी है। मैं इस बालकोनी के बारे में जानता भी नहीं हूँ। यह बालकोनी मुझे मुसीबत से बचा सकती थी। अगर मुझे इसके बारे में पहले पता होता तो मुझे दूसरी चाबी का इंतजाम नहीं करना पड़ता ना। यह मेरी बालकोनी नहीं है, यह अगले रूम की है। तुम देखो, यह रूम पहले एक बड़ी यूनिट का हिस्सा था और अगला रूम का दरवाजा वहां था, वहां, हाँ वही। अब वहां दरवाजा नहीं है। इस रूम की जो खिड़की है ना, पहले एक बालकोनी थी अगले रूम की। इस बालकनी से अगले रूम में कोई भी जा सकता है और वहां से आ सकता है। इसी से पिछले महीने एक आदमी इस खिड़की से अंदर आया था। होटल के मैनेजमेंट ने वादा किया था इस खिड़की को बंद कर देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। मैक्स ने फाउलर की ओर देखा जो ऑसबल से कुछ दूरी पर खड़ा है। अरे बैठ जा फाउलर, मेरे विचार से हमें आधा घंटा और इंतजार करना होगा। वह इम्पोर्टेंट पेपर आ ही रही होगी। 31 मिनट इंतजार करना होगा। मिलने का समय 12:30 में है। ओह, काश मुझे पहले पता होता मैक्स कि तुम्हें इस सूचना के बारे में कैसे पता चला। तुम उस इम्पोर्टेंट पेपर को ले जाओगे मुझसे। छोटा जासूस यानी मैक्स मुस्कुराया। और काश मुझे पता होता कि तुम्हें सूचना कैसे मिली, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ मुझे। मैं वह पेपर ले ही के जाऊंगा यहाँ से। अरे, दरवाजे पर कौन है? ऑसबेल मुस्कुराया। दरवाजे पर पुलिस होगी। मैंने सोचा कि ऐसा इम्पोर्टेंट पेपर के लिए थोड़ी सुरक्षा होनी चाहिए, सब कुछ ठीक रहे, इसलिए मैंने सिक्योरिटी के लिए कुछ पुलिस को मंगवा लिए हैं। मैक्स घबरा गया। मैक्स, अब तुम क्या करोगे? अगर मैं दरवाजा नहीं खोलता हूं तो वे किसी भी तरह से अंदर आ ही जाएंगे। दरवाजा पर ताला भी नहीं लगा हुआ है। वे गोली मारने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे। मैक्स ने सोचा कि वह खिड़की से वह बालकोनी में चला जाए। अब मैक्स तेजी से खिड़की की ओर मुड़ रहा है। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ रहा है। उसने अपना पैर अंधेरे में बाहर रख दिया। उन्हें वापस भेज दो, मैं बालकोनी में इंतजार करूंगा। उन्हें वापस भेज दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मिस्टर ऑसबल, मिस्टर ऑसबल। अपने शरीर को घुमाकर मैक्स बंदूक ऑसबल और फाउलर की तरफ कर दिया और फिर वह धीरे धीरे खिड़की से बाहर जाने लगा। फिर अचानक वह नीचे गिरा। बचाओ! दरवाजा खुला। वहां वेटर खड़ा है। उसके हाथ में एक ट्रे है जिसमें एक बोतल और 2 गिलास है। मिस्टर ऑसबल, आपने शराब मंगवाई थी, वह लेकर मैं आया हूँ। लेकिन पुलिस का क्या? वहाँ पुलिस कभी नहीं थी, केवल वेटर था। लेकिन बालकोनी पर जो आदमी है उसका क्या खबर है? नहीं, वह कभी वापस नहीं आएगा। वह गिर के मर गया। तो दोस्त, चैप्टर तो खत्म हो गया। अब कुछ एमसीक्यू देख ले क्या? हाँ सर, पूछिए। तो चलिए सबसे पहले एमसीक्यू देखते हैं हम। हाउ डिड ऑसबल मेड मैक्स बिलीव दैट देयर वाज अ बालकोनी? मतलब जो ऑसबल है ना, कैसे विश्वास दिलाया मैक्स को कि वहां पर वो खिड़की के नीचे बालकोनी है। ऑप्शन ए, ही मेड हिम सी इट, मतलब उसने बोला कि जाके खुद देख लो, मैक्स खुद देख लो जाके। ऑप्शन बी, विथ डिटेल डिस्क्रिप्शन, मतलब वो खिड़की के बारे में सब कुछ बता के। ऑप्शन सी, देयर वाज एक्चुअली अ बालकोनी, मतलब वहाँ असली में एक बालकोनी था। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। चलो आंसर बताओ। हाँ सर, इसका आंसर मुझे पता है। वह ऑसबल है ना, वह पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया था, सब कुछ बताया था वो खिड़की के बारे में, इसलिए वह विश्वास कर लिया। ऑप्शन बी सही है, विद डिटेल डिस्क्रिप्शन। बहुत बढ़िया, बहुत सही जवाब। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वाज देयर अ बालकोनी? ऑप्शन ए, यस। ऑप्शन बी, नो। ऑप्शन सी, मे बी। ऑप्शन डी, देयर इज नो मेंशन ऑफ अ बालकोनी। चलो जवाब दो मेरे दोस्त। हाँ सर, इसका आंसर मुझे पता है। इसका आंसर होगा नो, क्योंकि वहाँ कोई बालकनी था ही नहीं। ऑप्शन बी सही है। बहुत सही जवाब दे रहे हो यार तुम लोग, मजा आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हु वाज एक्चुअली नॉकिंग द डोर? ऑप्शन ए, पुलिस। ऑप्शन बी, वेटर। ऑप्शन सी, मैक्स। और ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव।
मतलब हाँ, दरवाजा कौन खटखटा रहा था? चलो जवाब दो। हाँ सर, इसका आंसर भी हम लोग को पता है। इसका आंसर होगा वेटर। वहां पर ना वो दरवाजा के पीछे एक वेटर खड़ा था। ऑप्शन बी सही है। बहुत सही, तुम लोग अच्छे से पढ़ रहे हो यार। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। व्हाट डिड मैक्स हैव इन हिज हैंड? मतलब मैक्स के हाथ में क्या था? ऑप्शन ए एन इम्पोर्टेंट रिपोर्ट, ऑप्शन बी अ नाइफ, ऑप्शन सी अ पिस्टल और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। चलो जवाब दो इसका सही सही। सर ये तो सबको पता है, मैक्स के हाथ में पिस्टल था, बंदूक, तो सबको पता है। ऑप्शन सी सही है, पिस्टल। बहुत सही जवाब। चलो अब अगला क्वेश्चन को पूछते हूँ मैं। हाउ अकॉर्डिंग टू ऑसेबल डिड मैक्स इंटर? मतलब ऑसेबल के हिसाब से, ठीक, ऑसेबल के हिसाब से मैक्स कैसे इंटर करता है रूम में? ऑप्शन ए एगो डुप्लीकेट चाबी पासकी से, ऑप्शन बी बालकनी से, ऑप्शन सी विंडो खिड़की से, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। जवाब दो, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। सर इसका आंसर तो हमें पता है। ऑसेबल के हिसाब से जो मैक्स था ना बालकनी से आया था, लेकिन असली बात यह है कि मैक्स के पास एगो डुप्लीकेट चाबी था, उससे वो आया था। तो ऑप्शन बी सही कर दीजिए, बालकनी से आया था ऑसेबल के हिसाब से। बहुत सही जवाब दे रहे हो यार। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड मैक्स वांट? मतलब जो मैक्स था ना बेचारा जो मर गया, वो क्या चाहता था? ऑप्शन ए फाउलर, ऑप्शन बी फोन, ऑप्शन सी रिपोर्ट यानी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था वो, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। चलो आंसर दो। सर इसका आंसर तो आपको मुझे पता ही, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेने आया था वह मैक्स। ऑप्शन सी सही है, रिपोर्ट, उसी को इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कहते हैं। बहुत मजा आ गया यार, तुम लोग सबका जवाब दे दिए। बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ाने का मेरा सफल हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखें। तब तक के लिए हमेशा चैनल सब्सक्राइब करके रखें और शेयर करो यार वीडियो, मजा आएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। इस कहानी में हम देखेंगे कि एक चोर है जो चोरी करने के लिए घर में जाता है। तभी वहां पर घर की मालकिन आ जाती है। क्या वह चोर बच पाता है? क्या होता है देखेंगे हम आगे। इनसे मिलिए, इनका नाम हॉरेस हेनबी है। सभी लोग सोचते हैं कि यह एक नेक ईमानदार आदमी है। ये अभी 50 साल के हैं और अभी तक इन्होंने शादी नहीं किए हैं। कैसे हो हॉरेस हेनरी, भोजन कर लिए तुम? हॉरेस हेनबी एक हाउसकीपर यानी घर का नौकर के साथ रहता है और यह हाउसकीपर हॉरेस की हेल्थ का देखभाल करता है। मैं हमेशा ही खुश रहता हूँ। मैं ताला बनाने का काम करता हूँ। मैं यह ताला बनाने का काम करने के लिए मैंने 2 स्टाफ भी रखा हुआ हूँ। हाँ, हॉरेस हेनबी एक अच्छा और रिस्पेक्टेबल आदमी है, पर पूरा तरह से ईमानदार नहीं है। 15 साल पहले हॉरेस लाइब्रेरी जेल में सजा काट चुका है। मैं किताबों से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे ऐसे किताब पसंद है जो रेयर और एक्सपेंसिव होते हैं। हॉरेस हर साल एक तिजोरी लूटा करता था। उस चुराए हुए पैसे से वह पूरे साल का सामान खरीदता था। वह इतना पैसा चुराता था कि पूरे साल आराम से निकल जाए, और वह एक एजेंट से सीक्रेट तरीके से चुराए हुए पैसों से अपने मनपसंद बुक्स खरीदता था। वह किताब दे दीजिए ना, लेकिन किसी को नहीं बताइएगा कि यह पैसे मैं कहाँ से लाता हूँ। अच्छा ठीक है हॉरेस। अब जुलाई की धूप में टहलते हुए उसने महसूस किया कि हर साल की तरह इस साल भी मैं अच्छे से चोरी करूंगा। हॉरेस 2 सप्ताह से यह घर की खुफिया जानकारी ले रहा है, इस घर के रूम्स, इलेक्ट्रिक वायर्स और रोड्स की। यह घर सोटोवर ग्रेज में है। अब मजा आएगा ना बिडू, इस साल के लिए मैं पैसे इस घर से चुराऊंगा। उस दिन दोपहर के बाद उस घर के दोनों नौकर मूवी यानी फिल्म देखने चले गए और इस घर के सभी परिवार के लोग दूसरे जगह लंदन में रहते हैं। इस घर में 2 ही नौकर है और एक चौकीदार है। उसमें से 2 नौकर जा रहे पिक्चर देखने, फिल्म देखने। इस घर की एक तिजोरी में लगभग 15,000 पाउंड के सोना और जेवरात हैं। यदि मैं वह 15,000 पाउंड वाले सोना चुराऊंगा और फिर उसे बाजार में बेचूंगा तो मुझे कम से कम 5,000 पाउंड तो मिल ही जाएंगे। इतने पैसे में मैं साल भर आराम से रह सकूंगा। वैसे भी कुछ महीने बाद ना 3 बहुत इंटरेस्टिंग बुक्स की सेल होने वाली है। मैं यह चोरी के बाद वह 3 बुक्स जरूर खरीदूंगा। हॉरेस ने हाउसकीपर को देखा कि वह किचन के दरवाजे में चाबी को टांग दिया है। हॉरेस ने सारी तैयारी कर ली और वह घर में घुसा।
एक छोटा कुत्ता किचन में लेटा हुआ है। वह कुत्ता शोर मचाना शुरू कर दिया। ठीक है सैरी। कुत्ता शांत हो गया। कुत्तों को शांत करने के लिए उनके नाम से बुलाना पड़ता है और थोड़ा प्यार दिखाना पड़ता है। उतना दिन से मैं रिसर्च इसी चीज पर कर रहा था। मैं एक तेज चोर हूँ। तिजोरी ड्राइंग रूम के घटिया पेंटिंग के पीछे है। मैं सोच रहा हूँ कि बुक इकट्ठा करने की जगह पर पेंटिंग इकट्ठा करूँ। ओह नहीं यार, पेंटिंग बहुत जगह लेगी रखने के लिए। मेरा छोटा घर में बुक्स ही अच्छा रहेगा। बुक्स ही मैं इकट्ठा करूंगा। मैं टेबल पर एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है। होरेस ने अपना काम शुरू कर दिया। दोनों नौकर को घर लौटने में अभी 4 घंटे बाकी है। तिजोरी खोलना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। आखिरकार मैंने अपना सारा जीवन ताला और तिजोरियों के बीच ही तो बिताया हूँ। होरेस इस फ्लावर के स्मेल के कारण बार बार छींके जा रहा है। एक मैगजीन में इस घर के बारे में बताया गया था। उस मैगजीन में इस घर के सभी रूम्स की फोटोज थी। उस मैगजीन में यह भी लिखा हुआ था कि इस घटिया पेंटिंग के पीछे तिजोरी है। यह फ्लावर की स्मेल होरेस को तंग कर रही है, इसलिए वह अपने चेहरे को ढक लिया। अब ठीक है, अब चोर जैसा लग रहा हूँ मैं। यह क्या है? जुकाम या बुखार? तुम छींक रहे हो। होरेस कुछ सोच पाता कि वह बोला, बुखार है। आप जानते हैं, यदि आपको पता चल जाए यह बीमारी किस पौधे से होती है तो आप इसका इलाज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अभी अभी मैंने आपका आवाज को घर का छत से ऊपर से सुना हूँ। यह वुमेन लाल रंग के कपड़े पहनी हुई है। कुत्ता जिसका नाम सैरी है वह भी उसके साथ है। सैरी लेट जाओ। हर कोई जानता होगा मैं 1 महीने से बाहर गई हुई हूँ। वह होरेस के ऊपर मुस्कुराई और बोली, फिर भी मैं सही समय पर आ गई। हालांकि चोर से मिलने की मुझे कोई उम्मीद नहीं। यदि मैं सही तरीके से इससे बात करूंगा तो हो सकता है मुझे छोड़ दे और मैं यहाँ से बच के चला जाऊं। मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि घर का कोई आदमी भी मुझे मिल जाएगा। मैं समझती होंगी कि मुझसे मिलकर तुम्हें कितनी तकलीफ होती होगी। अब आप क्या करने वाले हैं? मेरा सबसे पहले मन है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। बेशक तुम ऐसा कर सकते हो, परंतु मैं टेलीफोन से पुलिस को सब कुछ बता दूंगी और वे लोग तुरंत तुमको पकड़ लेंगे। हाँ, तो मैं सबसे पहले टेलीफोन का तार काट दूंगा और तुम कुछ समय के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगी। मेरे लिए कुछ घंटों का समय मिल जाएगा। क्या तुम मुझे चोट पहुँचाते? मेरा सोचना है कि मैं तुम्हें सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा था। आपने मुझे डराया नहीं। यह बहुत ही अच्छा होगा यदि तुम इस बात को भूल जाओ कि तुमने कभी मुझे देखा था। अब मुझे जाने दीजिए। अब यह वुमेन थोड़ा गुस्सा हो गई। मैं क्यों जाने दूं? तुम मुझे लूटने आए थे। अगर मैं तुम्हें चले जाने देती हूँ तो तुम किसी और को लूटोगे। तुम जैसे लोग से सबको बच के रहना चाहिए। होरेस मुस्कुराया। मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ जो समाज को डराते हैं। मैं केवल उन लोगों के यहाँ चोरी करता हूँ जिनके पास बहुत सारा धन पैसा होता है। मैं बहुत ही नेक काम के लिए चोरी करता हूँ। मुझे जेल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। वह औरत मुस्कुराई। देखो, मुझे तुमसे कुछ मांगने का हक नहीं है, परंतु मैं परेशान हूँ। मुझे जाने दो। मैं वादा करता हूँ मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। तुम जेल जाने से डरते हो क्या? तुम नहीं डरते? उसने अपना सर हिलाया। मैं हमेशा से गलत लोगों को पसंद करती हूँ। यह वुमेन ने सिगरेट निकाली और फिर होरेस अपना सिगरेट लाइटर उसको दे दिया। आप मुझे जाने देगी ना? हाँ, लेकिन जब अभी तुम मेरे लिए कुछ काम करोगे। जैसा आप कहें। हमारे लंदन जाने से पहले मैंने अपने पति से वादा किया था मैं सारे गहने जवाहरात को बैंक में रख दूंगी, लेकिन मैंने उस गहनों को तिजोरी में ही छोड़ दिया। मैं आज रात उन गहनों को एक पार्टी में पहनना चाहती हूँ, इसलिए वह गहना मैं लेने आई हूँ। लेकिन आप तिजोरी के पासवर्ड भूल गई है ना? यही बात है ना? हाँ, यही बात है। यह काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। गहने आपको 1 घंटे के अंदर मिल जाएंगे, लेकिन मुझे तिजोरी तोड़नी पड़ेगी। उसकी चिंता मत करो, मेरे पति 1 महीने तक नहीं आएंगे और तब तक मैं तिजोरी को बनवा दूंगी। 1 घंटे के अंदर होरेस ने तिजोरी खोल दिया। ले लीजिए गहने, मैं घर से निकलता हूँ। धन्यवाद। तीसरे दिन होरेस के घर कुछ सिपाही आए
और गहनों की चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिए। उसकी अंगुलियों के निशान सारे कमरे में थे। नहीं, मैंने चोरी नहीं किया हूँ। किसी ने उसकी बात नहीं मानी। मालकिन की पत्नी ने मुझे तिजोरी खोलने के लिए कही थी। घर के मालिक की पत्नी, जिसका बाल सफेद है और वह 60 साल की औरत है, हॉरेस लाइब्रेरी जेल में है और एक असिस्टेंट लाइब्रेरी के पोस्ट में है। एक चोर को धोखा दे दी। वह भी चोर होगी ना। चोर चोर तो मौसेरा भाई होते हैं ना। धोखा दिया तूने। तो दोस्त, चैप्टर तो खत्म हो गया। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ सर, पूछिए, मजा आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज हॉरेस डू इन जेल? मतलब जेल में हॉरेस क्या करता है? ऑप्शन ए क्लीन फ्लोर, ऑप्शन बी असिस्टेंट लाइब्रेरियन, ऑप्शन सी टाइपिस्ट, ऑप्शन डी अकाउंटेंट। चलो जवाब दो। हाँ सर, इसका आंसर होगा असिस्टेंट लाइब्रेरियन, क्योंकि अभी आपने बताया था जब वो जेल गया था तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन बना था। तो ऑप्शन बी सही है। बहुत सही जवाब। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। Why did the woman want him to break the lock of the safe? मतलब उस तिजोरी का ताला क्यों तोड़वाना चाहती थी वह औरत? ऑप्शन ए she wanted him to steal, ऑप्शन बी she had forgotten the numbers, ऑप्शन सी she wanted to see if she could break it, ऑप्शन डी none of these। चलो आंसर दो। हाँ सर, इसका आंसर होगा कि वो अपना पासवर्ड भूल गई थी। तो ऑप्शन बी सही है, she had forgotten the number। बहुत सही जवाब। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। What color dress was the woman wearing? ऑप्शन ए रेड, ऑप्शन बी ब्लैक, ऑप्शन सी ग्रीन, ऑप्शन डी व्हाइट। चलो आंसर दो इसका। हाँ सर, उस वुमेन ने ना रेड कलर का कपड़े पहनी हुई थी। ऑप्शन ए सही है, रेड। क्वेश्चन नंबर 4। Where had the servants gone? ऑप्शन ए डॉक्टर, ऑप्शन बी मूवी, ऑप्शन सी शॉपिंग, ऑप्शन डी टू मीट रिलेटिव्स। आंसर दो बच्चों। सर, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, मूवी। वे लोग ना मूवी देखने चले गए थे। सही जवाब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज हॉरेस एलर्जिक टू? ऑप्शन ए डस्ट, ऑप्शन बी स्मेल ऑफ फ्लावर, ऑप्शन सी पोलन, ऑप्शन डी मिल्क। आंसर दो। सर, हॉरेस ना बार बार फ्लावर का स्मेल से छींक रहा था। तो ऑप्शन बी सही है, स्मेल ऑफ फ्लावर्स। तो दोस्त, यदि वीडियो अच्छी लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगल बगल जो वीडियोस को देख लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यह कहानी एक साइंटिस्ट के बारे में है जिसने खुद को गायब करने का तरीका खोज लिया है। क्या वह साइंटिस्ट अपने इस पावर से अच्छा काम करता है या अपने इस पावर से दूसरों को तकलीफ पहुंचाता है? देखेंगे आगे। ये हैं दो लड़के। ये हैरान हैं कि यह फुटप्रिंट्स यानी यह पैरों के निशान कहां से आई है। यह जगह लंदन में है। यह दोनों लड़के हैरान इसलिए है क्योंकि वहां कोई भी आदमी नहीं है, फिर भी पैरों के निशान बन रहे हैं। अरे यार देखो, यहाँ पर कोई नहीं है, फिर ही आप फुटप्रिंट्स कैसे बन रहे हैं? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। चिंता मत करो, चलो इसका पीछा करते हैं। अच्छा आइडिया है, चलो। दोनों लड़के इस फुटप्रिंट्स के पीछा करने लगे। थोड़ी देर बाद यह फुटप्रिंट्स दिखना बंद हो गई। अरे फुटप्रिंट्स खत्म हो गए, अब क्या करें? इस रहस्य को जानना इतना मुश्किल भी नहीं है कि बिना किसी के यह फुटप्रिंट्स कैसे बन रहे हैं। यह घबराए हुए लड़के एक ऐसे वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे जिन्होंने अभी अभी इंसानों को गायब करने का फॉर्मूला खोज लिया है। यही है वह साइंटिस्ट। इनका नाम ग्रिफिन है। मैं यह प्रूफ करना चाहता था कि इंसान गायब हो सकते हैं। इन्होंने लगातार एक्सपेरिमेंट्स किए। आखिर में इन्होंने कुछ ऐसे दवाइयां खा लिए जिनसे यह इनविजिबल यानी मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो गए। आखिरकार मैंने कर दिखाया। ग्रिफिन एक तेज दिमाग वाला साइंटिस्ट है, लेकिन वह बदमाश है। वह किसी की भी बात नहीं मानता है, सबका बेइज्जती करता है। उसका घर का मालिक ग्रिफिन को पसंद नहीं करता था। वह ग्रिफिन को घर से निकालना चाहता था। मुझे घर से निकालेगा वह बुढ़ा? रुको, मैं इसको बताता हूँ। ग्रिफिन मकान मालिक से बदला लेने के लिए उसके घर में आग लगा दिया और गायब होकर वहां से भाग गया।
अरे यार, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। मुझे गायब होने के लिए अपने कपड़े उतारने पड़ते हैं। चलो कोई नहीं, तभी तो मैं गायब हो सकता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। घर में आग लगाने के बाद वहां से भागते हुए ग्रिफिन का पैर कीचड़ में पड़ जाता है और यही दो लड़के उस कीचड़ के बने फुटप्रिंट्स का पीछा करते हैं। यानी ग्रिफिन कीचड़ में गिर गया, उसका फुटप्रिंट्स बनने लग गया क्योंकि ग्रिफिन तो दिख ही नहीं रहा था ना। और फिर उस फुटप्रिंट का पीछा कर रहे हैं दोनों लड़के। मैंने उन लड़कों से तो पीछा छुड़वा लिया, लेकिन यार लंदन में तो अभी बहुत ठंड है। मैं बिना कपड़ों के कैसे रहूं इस मौसम में? बहुत ठंड लगती है। इस ठंड के मौसम में यह साइंटिस्ट लंदन की गलियों में गायब होकर इधर उधर घूम रहा है। अरे यार, इस स्टोर के अंदर चला जाता हूँ मैं, यहाँ गर्मी मिलेगी मुझे। स्टोर बंद होने का समय हो गया है। ग्रिफिन स्टोर के अंदर चला गया, फिर स्टोर बंद हो गया। वाह यार, मैं इस स्टोर में अकेला हूँ, नए नए कपड़े पहनता हूँ यार, और कुछ भी खा लेता हूँ मैं। चलो मजा आएगा। ग्रिफिन ने कपड़े पहन लिए, वह खाना खाया, फिर उसने शराब पिया, अंत में वह सो गया। यदि ग्रिफिन ठीक समय पर सोकर उठ जाता तो सब कुछ ठीक रहता, मगर ऐसा हुआ कि वह तब तक सोकर नहीं उठा जब तक कि उस दुकान के वर्कर्स अगली सुबह तक नहीं आ गए। अरे ये दोनों मेरी तरफ आ रहे हैं, भागना पड़ेगा मुझे, लेट हो गया, जल्दी उठना चाहिए मुझे। उन दोनों वर्कर्स ने ग्रिफिन का पीछा किया। अब लगता है कि मुझे अपना यह नया कपड़ा उतार कर फेंकना पड़ेगा, तभी यह लोग मुझे नहीं देख पाएंगे और मैं बच जाऊंगा। ग्रिफिन कपड़े उतार कर तो उन दोनों से बच गया, लेकिन लंदन में तो अभी ठंड है ना। अरे यार बहुत ठंड है, ऐसे तो मैं मर जाऊंगा और मैं किसी को दिखूंगा भी नहीं। एक काम करता हूँ, एक नाटक कंपनी में जाता हूँ, वहां पर मुझे कपड़े, नकली नाक और बहुत सारे कुछ मिल जाएंगे पहनने के लिए। वह एक नाटक कंपनी के अंदर गया। वहां पर उसने कपड़े पहने, चश्मे पहने, नकली नाक लगाए, मूछें पहने ताकि वह दिख सके और ठंड से बच भी सके। फिर वह बाहर आया, दुकान के मालिक पर हमला किया और दुकान से पैसे चुरा कर भाग गया। चलो अच्छा है, नए कपड़े, नकली नाक, मूछें और कुछ पैसे मिल गए। अब मुझे लगता है कि मुझे इस जगह को छोड़ना चाहिए। उसने यहाँ भीड़ भाड़ वाले लंदन को छोड़ने का प्लान बनाया और वह आइपिंग नामक एक गांव की तरफ निकल पड़ा जहां कम लोग रहते हैं। मुझे आइपिंग गांव में 2 रूम्स का धर्मशाला रेंट पर रहने के लिए मिल गया। रूम तो मिल गया उसे रहने के लिए, पर वहां के सभी लोग यह अजीब कपड़े पहनने वाले आदमी यानी ग्रिफिन की बातें करने लगे। ये है इस धर्मशाला के मालिक की पत्नी। इन्होंने भी ग्रिफिन से दोस्ती करने की कोशिश की। सुनिए, रुकिए, मुझे बात करनी है। मुझे बात नहीं करनी है किसी से, मैं पकड़ा जाऊंगा ना, इसीलिए मैं बोल देता हूँ। मैं अकेला रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं आइपिंग गांव में आया हूँ। सुन लीजिए, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। धीरे धीरे ग्रिफिन का चुराया हुआ पैसा खत्म हो गया। अरे यार, पैसे तो खत्म हो रहे हैं, चोरी करता हूँ और क्या ही कर सकता हूँ। ग्रिफिन एक चर्च के क्लर्जीमैन के यहाँ चोरी करने पहुंच गया। वह डेस्क से पैसे निकालने लगा। यही है क्लर्जीमैन, देख लीजिए। अरे यार, कोई चोरी कर रहा है, चलो। क्लर्जीमैन वह रूम का दरवाजा खोला। सरेंडर करो, कौन है यहाँ पर? क्लर्जीमैन को कुछ नहीं मिला, पूरा रूम खाली दिखाई दे रहा है उन लोगों को। असाधारण बात, रूम में कोई नहीं था, कैसे? क्लर्जीमैन धर्मशाला के मालिक के पास गए। हो सकता है यह सब वो अजीब आदमी का काम हो। चलिए उसका कमरा देखते हैं।
सभी लोग ग्रिफिन के कमरे में गए, वहां पर ग्रिफिन नहीं था। कपड़े ठंडे हैं, मतलब आदमी यहाँ से गए हुए बहुत टाइम हो गया है, नहीं तो कपड़े तो गर्म रहते यदि तुरंत ही गया होता तो। ग्रिफिन कहीं भी नहीं गया, वह अभी भी रूम में है। वह सभी तो डरने लगे हैं क्योंकि कुर्सी टेबल ये सब हिलाने लगी है ग्रिफिन, और ग्रिफिन तो खुद दिखता भी नहीं था ना। अरे यार इस रूम से निकलो और इस रूम को ताला लगाओ। मुझे बेहोशी लग रही है, मुझे लग रहा है रूम में भूत प्रेत था। मिस हॉल उस रूम में गई, कुछ देर में पुलिस वाले आने वाले हैं। मैं यह जानना चाहती हूँ तुम ये खाली रूम में कैसे आए हो, क्योंकि रूम में तो ताला लगा था। बोलो चोर। ग्रिफिन को जल्दी गुस्सा आ जाता है। वह कहा, तुम यह नहीं समझती कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ, रुको। उसने अपने मूछे, चश्मा, पट्टी, नाक सब कुछ उतार दिए। सभी लोग यह देखकर सरप्राइज हो गए। तभी वहां पुलिस आ गई। मुझे बिना सिर के मानव को गिरफ्तार करना है। यह सिपाही एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार करना चाहता है जो गायब हो सकता है। ग्रिफिन अपने कपड़े उतारा और वहां से गायब होकर भाग गया। हम नहीं पकड़ पा रहे हैं उसे। अपना एक्सपेरिमेंट को ग्रिफिन को अच्छा काम में यूज करना चाहिए था यार। चैप्टर तो खत्म हो गया बच्चों, अब कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। हाँ सर बताइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये जो कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं इसको किसने लिखा है? ऑप्शन ए है H.G. वेल्स, ऑप्शन बी है जेम्स हैरियट, ऑप्शन सी है जॉन केट्स और ऑप्शन डी है W.B. बल्टर। तो बताइए। सर मुझे पता है, आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में बताए हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए H.G. वेल्स। बहुत सही आंसर। अब सेकेंड क्वेश्चन को देखो, द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ ए पेयर्स ऑफ। मतलब दोनों लड़के वहां सरप्राइज हो गए थे, किसको देखकर? ठीक है, ऑप्शन ए बेयर फीट मतलब खाली पैर का निशान को देखकर, ऑप्शन बी शूज को देखकर, ऑप्शन सी टायर्स को देखकर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सर खाली पैर का निशान था सर, ऑप्शन ए सही है, बेयर फीट, इसको लॉक कर दीजिए। बहुत सही है आंसर यार, तुम लोग सब तेज हो यार। क्वेश्चन 3 को देखते हैं, व्हाट डिड ही डू फॉर रिवेंज। ठीक है, वह जो आदमी ग्रिफिन वो बदला लेने के लिए क्या करता है? ऑप्शन ए बर्न हिमसेल्फ, खुद को जला लेता है। ऑप्शन 2 बर्न द लैंडलॉर्ड, वह लैंडलॉर्ड को ही जला देता है। ऑप्शन सी बर्न द हाउस, वह घर को जलाता है। ऑप्शन डी मतलब चौथा, ही डिड नॉट डू एनीथिंग फॉर रिवेंज, मतलब कुछ भी नहीं करता है रिवेंज के लिए। बताओ इसका आंसर। सर सबको पता है कि वो बदला लेने के लिए ना अपना मकान मालिक के घर को जला देता है। वीडियो को शुरू में बताएं तो ऑप्शन 3 होगा बर्न द हाउस, इसको लॉक कर दीजिए। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे दोस्त, फोर्थ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखो, व्हाट वाज ही वर्किंग ऑन, मतलब ग्रिफिन किस पे काम कर रहा है? ऑप्शन ए मेकिंग फेक फुटप्रिंट्स, मतलब कि फेक नकली फुटप्रिंट्स बनाने में काम कर रहा था। ऑप्शन 2 मेकिंग ह्यूमन बॉडीज इनविजिबल, मतलब ह्यूमन बॉडी को गायब करने का फॉर्मूला बना रहा था। ऑप्शन सी मेकिंग अ फूल ऑफ चिल्ड्रन, मतलब चिल्ड्रन को गधों बनाने का काम कर रहा था, मतलब मूर्ख बनाने का काम कर रहा था। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। चलो आंसर बताओ इसका। सर सबको पता है कि वो किस में काम कर रहा था, वो अपने आप गायब करने पे ऊपर काम कर रहा था, एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो ऑप्शन 2 सही है सर, मेकिंग ह्यूमन बॉडीज इनविजिबल, इसको लॉक कर दीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्त। तो क्वेश्चन क्या है, द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज डैश नाउ ही बिकम फ्यूरियस, मतलब वो साइंटिस्ट कैसा था? ऑप्शन ए यहाँ पे क्या पैशन, बहुत आराम वाला आदमी था, शांत आदमी था। ऑप्शन बी क्विक टेम्पर, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था। ऑप्शन सी काम, मतलब शांत था। चलो बताओ इसका आंसर। सर मुझे पता है, वह ना बहुत क्विक टेम्पर था, बहुत जल्दी उसका गुस्सा आ जाता था। तो ऑप्शन 2 सही है, क्विक टेम्पर। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्त। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई वाज इट अ बैड टाइम टू वंडर अबाउट इन लंदन विदाउट क्लॉथ्स, बिना कपड़ों को घूमने के लिए कौन सा खराब समय है? ऑप्शन ए इट वाज अ रेनी सीजन, रेनी सीजन में खराब समय नहीं घूम सकते हैं। ऑप्शन 2 इट वाज अ वेरी हॉट, गर्म के समय में लंदन में नहीं घूम सकते बिना कपड़ों के। ऑप्शन सी इट वाज बिटली कोल्ड, मतलब ठंडा के समय नहीं घूम सकते लंदन में बिना कपड़ों के। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। चलो आंसर दो इसका।
सर बेचारा गलत टाइम पे गायब हो गया और कपड़े भी तो उतारने पड़ते हैं ना गायब होने के लिए। तो आज ठंडा समय था ना, उसे बहुत ठंड लगती थी, बार बार वीडियो में आप कहते थे ठंड लग रही है ठंड लग रही है। तो ऑप्शन सी सही है, इट वॉज बिटरली कोल्ड। अब नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन पूछते हैं दोस्त, हु आर द बॉयज फॉलोइंग, मतलब बॉयज किसको फॉलो कर रहे थे। ऑप्शन ए साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे, ऑप्शन बी या डॉग को फॉलो कर रहे थे, ऑप्शन सी या रैट को फॉलो कर रहे थे, ऑप्शन डी या नन ऑफ द अबव, किसी को फॉलो नहीं कर रहे थे। सर ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर है साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे वो लोग, ना कुत्ता का कर रहे थे ना चूहा का, वो साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे। ऑप्शन ए सही है। तो दोस्त यदि वीडियो अच्छी लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगल बगल जो वीडियोस को देख लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इनका नाम रिचर्ड एच एवराइड है और ये हैं इनका कॉलेज के रूममेट, यानी एक दोस्त जैसे हैं। हमने एक न्यू थ्योरी डिस्कवर की है, हाउ सेल वर्क्स, यानी सेल कैसे काम करती है। यह थ्योरी एक साइंटिफिक बुक PNAS में छपा। यह पहली बार है जब इस PNAS साइंटिफिक बुक में किसी कॉलेज स्टूडेंट की थ्योरी पब्लिश हुई है। इस साइंटिफिक बुक में मेरे डिस्कवर किए हुए सेल थ्योरी को प्रिंट होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, यह सब तितलियां यानी बटरफ्लाई से शुरू हुआ दोस्त। अपने माता पिता की इकलौती संतान एवराइड का बचपन नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वानिया में बीता। वहाँ ज्यादा कुछ नहीं था जो मैं वहाँ कर सकता था, यानी वहाँ पर मैं बिल्कुल अकेला था। मेरा कोई दोस्त नहीं था जिसके साथ मैं फुटबॉल या बेसबॉल खेलता। लेकिन वहाँ एक चीज थी जिसे मैं कर सकता था, वस्तुएं इकट्ठा करना। इब्राइट को सामान इकट्ठा करना बहुत पसंद था और है। केजी यानी किंडरगार्टन क्लास के शुरुआत में इब्राइट बटरफ्लाईज इकट्ठा करने लगे। बटरफ्लाईज इकट्ठा करने के साथ साथ मैंने रॉक्स, फॉसिल्स और क्वाइंस भी इकट्ठा किए हैं। शुरू से ही इब्राइट एक ब्राइट माइंड और जिज्ञासा वाला बच्चा है। इनकी एक माँ है जो कि एक माँ से ज्यादा एक दोस्त है। मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसे मोटिवेट करती हूँ कि यह चीजों को सीखे। ये माता जी इनको ट्रिप्स पर ले गई। इन्होंने टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा और बहुत सारी चीजें खरीद कर दी हैं। जब तक ये स्कूल जाना शुरू नहीं किया तब तक मैं ही इसके अकेली फ्रेंड थी। इसके बाद मैं इसके लिए घर पर ही फ्रेंड लेके आया करती थी। जब ये 3 क्लास में था तब इसका पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद यही एक मेरे लिए सहारा है। जब इब्राइट के पास कोई काम करने के लिए नहीं होता है तो वह और उनकी माँ हर रोज की शाम को डाइनिंग रूम की टेबल पर बिताते हैं। हम टाइम वेस्ट ना करें इसलिए मैं इसके लिए काम ढूंढती हूँ। नहीं, कोई फिजिकल वर्क नहीं, मैं इसके लिए कुछ सीखने वाली काम ढूंढती हूँ। मैं अपनी माँ का दिया हुआ काम पसंद करता हूँ और मैं सीखना चाहता हूँ। जब इब्राइट 2 क्लास में था तब उन्होंने बटरफ्लाईज की 25 स्पीशीज इकट्ठा कर चुके थे। मुझे लग रहा था कि उसके बाद मैं बटरफ्लाईज की स्पीशीज को नहीं इकट्ठा कर पाऊंगा, लेकिन तब मेरी माँ मुझे एक बच्चों की बुक दिए जिसका नाम ट्रेवलर्स ऑफ मोनार्क एक्स था। यह बुक में लिखा हुआ था कैसे मोनार्क बटरफ्लाईज माइग्रेट कर रहे हैं सेंट्रल अमेरिका की तरफ। मोनार्क बटरफ्लाईज का एक कैटेगरी है दोस्त। इस बुक के एंड में लिखा हुआ था जो भी इस बुक को पढ़ रहे हैं उन्हें बटरफ्लाईज माइग्रेशन स्टडी में हेल्प करने के लिए इनवाइट किया जाता है। इन्हें कनाडा की टोरंटो यूनिवर्सिटी के डॉक्टर फ्रेडरिक ए आर्काट के रिसर्च के लिए बटरफ्लाईज को टैग लगाने को कहा गया, यानी कोई भी बटरफ्लाईज पर टैग लगाने यानी चिन्ह लगाने के लिए कहा गया। किसी को भी ऐसी टैग लगी बटरफ्लाईज मिले तो उसको डॉक्टर आर्काट को पहुंचाने के लिए कहा गया, जिससे पता चल सके कि मोनार्क बटरफ्लाईज कैसे माइग्रेट करती है। यदि इब्राइट एक एक करके मोनार्क बटरफ्लाईज पकड़ेंगे तो ज्यादा मोनार्क बटरफ्लाईज नहीं पकड़ पाएंगे और ज्यादा टैग नहीं लगा पाएंगे। इसलिए मैंने एक फीमेल मोनार्क बटरफ्लाईज को पकड़ लिया। यहाँ फीमेल मोनार्क बटरफ्लाईज अंडे देगा, फिर अंडे से कैटरपिलर बनेगा और फिर बटरफ्लाई बनेगी। जब कैटरपिलर से एक मोनार्क बटरफ्लाई बनेगी तो उस बटरफ्लाई में इब्राइट टैग लगा देंगे और उसे उड़ा देंगे।
मैं मोनार्क बटरफ्लाइज में टैग लगाते लगाते उब चुका हूँ दोस्त। यह एक थकाने वाला काम है और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे कोई फायदा भी नहीं है। मैंने बहुत सारे मोनार्क बटरफ्लाइज में टैग लगा दिए, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 बटरफ्लाइज ही वापस पकड़ी गई, वो भी मेरे घर से 75 मील दूर। जब एब्राइट 7th क्लास में गए तब उन्हें पता चला कि रियल साइंस क्या होती है। ये एक कंट्री साइंस फेयर में पार्टिसिपेट हुए। पार्टिसिपेट तो लिया, लेकिन मैं हार गया। यह सच में एक सैड फीलिंग थी, क्योंकि यहाँ पार्टिसिपेट लेने वालों में से हर किसी ने कुछ ना कुछ जीता है। इन्होंने फ्रॉक के टिश्यू को माइक्रोस्कोप से दिखाए थे, सिंपल नीट डिस्प्ले में, लेकिन विनर्स ने ना रियल एक्सपेरिमेंट करके दिखाए थे, इसलिए वह जीत गए विनर्स। मैं जानता हूँ कि नेक्स्ट ईयर मुझे एक रियल एक्सपेरिमेंट करना होगा और मैं सबसे अधिक इंसेक्ट के बारे में जानता हूँ। इनकी 8th क्लास की प्रोजेक्ट में एब्राइट को बताया वायरल डिजीज के कारण सारे मोनार्क बटरफ्लाइज मर जा रहे हैं हर साल। मुझे लगा यह वायरल डिजीज बेटल लाता है। मैंने कैटरपिलर्स को बेटल के प्रेजेंस में बड़ा किया, यानी कैटरपिलर और बेटल्स को एक साथ रखा, लेकिन इससे कुछ खास बात पता नहीं चला। लेकिन मैं आगे बढ़ता गया और दिखा दिया कि मैंने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश तो किया हूँ ना। इस बार मैं साइंस फेयर प्रोजेक्ट में जीत गया अपने एक्सपेरिमेंट करने के वजह से। नेक्स्ट ईयर एब्राइट के साइंस फेयर प्रोजेक्ट यह है, एक थ्योरी टेस्ट करना है, क्या वाइसराय बटरफ्लाइज मोनार्क बटरफ्लाइज की कॉपी करती है। थ्योरी यह था कि वाइसराय बटरफ्लाइज मोनार्क बटरफ्लाइज की तरह ही दिखती है, मतलब जुड़वा है, ऐसा बोल सकते हो। और सच बात यह है कि मोनार्क बटरफ्लाइज बर्ड के लिए ज्यादा टेस्टी नहीं होती है, लेकिन वाइसराय बटरफ्लाइज बर्ड के लिए बहुत टेस्टी होती है। इसलिए जितनी ज्यादा वाइसराय बटरफ्लाइज मोनार्क की तरह दिखेंगे, उतनी कम चांस है कि बर्ड उनको खाएं। एब्राइट की प्रोजेक्ट यह देखना है कि क्या सच में बर्ड्स मोनार्कों को खाएंगे। उसने देखा कि यह स्टार्लिंग बर्ड सिंपल बर्ड वाला फूड नहीं खाता है, यह सारा मोनार्क बटरफ्लाइज खा लेगा यदि यह बटरफ्लाइज उन्हें मिल जाएगी तो। इस प्रोजेक्ट को फर्स्ट पोजीशन मिला जूलॉजी डिवीजन में और 3rd पोजीशन मिला ओवरऑल कंट्री साइंस फेयर में। मैं खुश हूँ। एब्राइट अभी हाई स्कूल के 2nd ईयर में है। इस समय यह पता लगा रहे हैं कि मोनार्क बटरफ्लाइज में यह 12 छोटे छोटे सुंदर गोल्ड स्पॉट्स क्यों होते हैं। सभी को यह लगता था कि यह 12 टीनी गोल्ड स्पॉट्स केवल सजावट के लिए है। डॉक्टर अर्काट इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। हमने एक ऐसा डिवाइस बनाए हैं जिससे पता चल पाया कि बटरफ्लाइज की इन स्पॉट से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, जिससे बटरफ्लाइज की डेवलपमेंट होती है। इस प्रोजेक्ट के कारण एब्राइट को कंट्री फेयर में 1st पोजीशन मिला और साथ में इंटरनेशनल साइंस एंड एनर्जी फेयर में एंट्री भी मिला। जूलॉजी में भी एब्राइट को 3rd पोजीशन मिला। इसके बाद मैंने इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में भी 1st प्राइज मिला। अपने कॉलेज के सीनियर ईयर में एब्राइट ने मोनार्क के पंख से सेल ग्रो किए और शो किए कि सेल्स एक नॉर्मल बटरफ्लाइज के पंखों में ग्रो हो सकती है, केवल तभी जब उनके पास यह गोल्डन स्पॉट्स हों। यह प्रोजेक्ट जूलॉजी में 1st प्राइज जीती। अब मैं जीतने लगा हूँ। अगली गर्मियों में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपने 1st ईयर में एब्राइट एग्रीकल्चर लैब गए उसी गोल्ड स्पॉट पर रिसर्च करने। इसके 1.5 ईयर के बाद एब्राइट को आइडिया मिल गया न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ के बारे में, मतलब कुछ नया थ्योरी सेल लाइफ के बारे में। मुझे यह थ्योरी तब पता चला जब मैं हार्मोन की एक्सरे फोटोज को देख रहा था। इन्होंने पता लगा लिए कि कैसे एक सेल डीएनए की इंफॉर्मेशन को रीड करता है और सेल के फंक्शन को डीएनए कंट्रोल करता है। मैं और मेरा कॉलेज रूममेट जेम्स, हम लोग रात भर पिक्चर्स और प्लास्टिक मॉडल्स बनाते रहे। फिर हम लोग एक पेपर में इसी थ्योरी को एक्सप्लेन भी किए।
मैंने अपने क्लास में 3rd रैंक पाया, जिसमें लगभग 1510 स्टूडेंट थे। यदि यह थ्योरी सच प्रूव होती है तो यह बिग स्टेप होगा लाइफ को समझने के लिए। यह कुछ तरह के कैंसर और दूसरे डिजीज को रोकने में मदद करेगा। यह केवल एवराइट के कारण ही सफल हो पाया है। हाई स्कूल में एवराइट एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। इन्होंने अपनी कुछ एनर्जी यूनाइटेड नेशन क्लब की तरफ मोड़ दिए, मतलब वहाँ भाग लिए। ये रिसर्च वेहरर के प्रशंसा भी किए, मतलब तारीफ भी किए। रिचर्ड वेहरर इनके सोशल स्टडीज टीचर और एडवाइजर भी हैं। श्रीमान वेहरर मेरे लिए एक परफेक्ट पर्सन है। इन्होंने मेरे माइंड को एक नए आइडियाज के लिए खोल दिए हैं। फिर रिचर्ड वेहरर भी कहें, एब्राइट एक कॉम्पिटिटिव नेचर का है, किंतु एक बुरे रूप में नहीं। एब्राइट केवल प्राइस और जीतने के लिए नहीं इंटरेस्टेड रहता। यह जीतता था क्योंकि यह बेस्ट काम करना चाहता था। तो दोस्त यदि वीडियो अच्छी लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगल बगल जो वीडियोस को देख लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इनका नाम मैटिल्डा लॉयसल है। यह बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन दुर्भाग्य से इनका जन्म एक साधारण गरीब परिवार में हुआ है। मेरे पास देने के लिए दहेज नहीं है, न ही कोई उम्मीद है, इसलिए मैंने एक साधारण क्लर्क से शादी कर ली, जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन में काम करते हैं। मैटिल्डा बहुत दुखी है। वह दुखी है अपनी गरीबी से, वह दुखी है अपनी खराब घर के भद्दे दीवारों से और पुरानी कुर्सियों से। क्या मैं हमेशा दुखी और गरीब रहने के लिए ही जन्म ली हूँ? रात के खाने के लिए मैटिल्डा अपने पति के साथ बैठी। ओह, कितने अच्छे मालपुए हैं। मुझे इनसे अच्छा और कुछ भी नहीं लगता है। मेरे पास ना ही फ्रॉक है, ना ही पहनने के लिए कोई गहने हैं। मुझे सिर्फ यही वस्तुएं पसंद है। मैटिल्डा के एक अमीर दोस्त है जो कि उसके स्कूलमेट है, जिसके घर पर जाना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं बहुत दुखी होती हूँ जब मैं उसके घर से वापस आती हूँ। मैं पूरे दिन उदास होकर निराशा से रोती हूँ, क्योंकि मैं गरीब हूँ और मेरी दोस्त अमीर है। एक शाम मैटिल्डा के पति बड़े उत्साह के साथ अपने घर में एक लिफाफा लेकर लौटे। उसका पति बोला, मैटिल्डा, यहाँ तुम्हारे लिए कुछ है। क्या सच में आप मेरे लिए कुछ लाए हैं? मैटिल्डा बहुत खुश होकर उस कार्ड से एक पेपर निकाली, जिस पर लिखा हुआ है, पब्लिक इंस्ट्रक्शन का मिनिस्टर और उनकी पत्नी ने 18 जनवरी को अपने घर पे खाने पे बुलाए हैं। ये क्या है? मैटिल्डा का पति सोच रहा था कि वह बहुत खुश होगी, लेकिन वह दुखी हो गई और वह उस लिफाफे को फेंक दी और बोली, आप क्या समझते हैं मैं इसका क्या करूँगी? मेरी प्रिय, मैंने सोचा था कि तुम बहुत खुश होगी, क्योंकि तुम भी कभी बाहर नहीं जाती हो। अब यह एक मौका है। हर एक आदमी इस मौके का इंतजार करता है। तुम वहाँ पर बहुत से अफसरों और कर्मचारियों से मिलोगी। मैटिल्डा ने गुस्से भरी नजरों से अपने पति की ओर देखा और जल्दी से कही, क्या आप जानते हैं ऐसे समय पे पहनने के लिए मेरे पास कोई कपड़े नहीं है। क्यों? वो वाला कपड़ा जो तुम सिनेमा हॉल में जाने समय पहनी थी, वह कपड़े मुझे बहुत अच्छे लगते हैं तुम पर। अपनी पत्नी की रोने की सूरत को देखकर वह दुखी हो गया और शांत खड़ा रहा। उसने हकलाते हुए बोला, क्या परेशानी है उस कपड़ा में, क्या बात है? अपने गुस्से पर काबू करके और शांति से मैटिल्डा बोलती है, केवल यह बात है कि पहनने के लिए मेरे पास सुंदर कपड़े नहीं है, और यही कारण है कि मैं इस पार्टी में नहीं जाना चाहती हूँ। वह बहुत परेशान है, लेकिन उसने कहा, मैटिल्डा, अब हम देखें कि एक बढ़िया सुंदर कपड़ा कितने में आएगी। कुछ सेकंड उसने सोची और फिर बोली, मैं सही तो कुछ नहीं कह सकती, पर मुझे लगता है कि 400 फ्रैंक पे मेरा काम हो जाएगा। वह चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसने अपना पैसा एक बंदूक खरीदने के लिए बचा कर रखा था, ताकि वह अगली समर सीजन में पंछियों का शिकार करने के लिए जा सके अपने दोस्तों के साथ। फिर भी उसने उत्तर दिया, ठीक है मैटिल्डा, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक दे दूंगा, लेकिन तुम इससे एक अच्छी सुंदर कपड़ा खरीदना। पार्टी का दिन नजदीक आ गया और मैटिल्डा परेशान दिख रही है, दुखी और चिंतित भी है। इसके कपड़े तो इसको मिल गए हैं, इसलिए इसके पति ने कहा, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम 2 या 3 दिनों से अलग व्यवहार कर रही हो मैटिल्डा।
मैं परेशान हूँ कि मेरे पास पहनने और खुद को सजाने के लिए कोई गहना नहीं है। मैं गरीब जैसा दिखूंगी, इसलिए मैं उस पार्टी में नहीं जाऊंगी। तुम अच्छे नेचुरल फ्लावर को लगा सकती हो, इस मौसम में वह बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। मटिंडा बिल्कुल भी खुश नहीं है। नहीं, इससे बढ़कर बेइज्जती करने वाली और कोई बात हो ही नहीं सकती। मैं गरीब जैसे उन औरतों के बीच कैसे जा सकती हूँ। फिर उसके पति ने जोर से बोलते हुए कहा, हम कितने मूर्ख हैं, जाओ और अपनी दोस्त मैडम फ्रेस्टियर से उसके गहने उधार मांग लाओ। मटिंडा खुशी से चिल्लाई। यह सच है, मैंने इसके बारे में विचार ही नहीं किया था। अगले दिन वह अपने अमीर दोस्त के घर पहुंची और उसे अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। मिस फ्रास्टर अपनी अलमारी की ओर गई और गहना का बक्सा खोल दी और कही, चलो मेरी प्यारी दोस्त, तुम्हें जो गहने पसंद हैं। मटिंडा ने पहले कंगनों को देखी, फिर मोतियों को देखी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा उसे लेना और कौन सा उसे नहीं लेना, इसलिए वह बोली, क्या आपके पास और नहीं है दोस्त? क्यों, हाँ है, तुम खुद ही देख लो, मुझे पता नहीं तुम्हें कौन से गहने पसंद आएंगे। मटिंडा बहुत से गहने देखी जा रही है, तभी उसे एक हीरो का गहना बहुत पसंद आ गई। उसने पूछी, क्या मुझे आप ये उधार दे सकती हैं? केवल यही? क्यों नहीं मेरी दोस्त, मैं जरूर दे सकती हूँ, ले लो। मटिंडा अपने दोस्त के गले जा लगी। और तब उसके कीमती गहने ले गई। पार्टी का दिन नजदीक आ गया। मिस लैसल यानी मटिंडा को बहुत सफलता मिली। वह सभी महिलाओं से अत्यधिक सुंदर, शांत, सुहानी मुस्कान वाली लग रही है और वह बहुत खुश है। सभी लोगों ने उसे ध्यान से देखा, उसका नाम पूछा और उसे मिलने की इच्छा व्यक्त की। मटिंडा खुशी भरे नशे में चूर उत्साह में नाची। वह जीत उसके लिए बहुत महान और अच्छी है। मटिंडा एक घोड़े गाड़ी से अपने घर आई। अब पार्टी खत्म हो गई। मैं कितनी सुंदर लग रही थी, एक बार मैं खुद को देख लेती हूँ। मटिंडा जोर से चिल्लाई। अरे नहीं, मेरा कीमती हार मेरे गले में नहीं है। ओह नो, ये क्या हो गया? मटिंडा के पति ने पूछा, क्या हुआ, क्या मामला है? मेरी दोस्त का हार मेरे पास अब नहीं है, वह खो गई। क्या? यह कैसे हुआ? यह मुमकिन नहीं है। उसने अपने कपड़ों में, जेब में, हर जगह ढूंढी पर वह हार उसको नहीं मिली। क्या तुम्हें विश्वास है कि जब तुम मंत्री के घर से वापस आ रही तो तुम्हारे पास हार था? हाँ, मैंने जैसे बाहर निकले मैंने इसे पहने हुए महसूस किया था। मुझे लगता है उसी घोड़े गाड़ी में गिरा होगा। हाँ, यह तो हो सकता है। क्या आपने गाड़ी का नंबर नोट किया था? नहीं, मैंने नहीं देखा था। उन दोनों ने एक दूसरे की ओर पूरी तरह दुखी होकर देखा। मैं जा रहा हूँ उस जगह पर जहाँ हम पैदल चले थे, शायद यह मुझे मिल जाए। लगभग 7 बजे उसका पति वापस आ गया। उसे कुछ भी नहीं मिला, मतलब हार नहीं मिला। लॉयसल यानी मटिंडा और उसका पति पुलिस के पास गए, घोड़ा गाड़ी का ऑफिस भी गए, न्यूज़पेपर में इनाम देने वाला एड्स भी छपवा दिए, पर कुछ भी हाथ नहीं मिला। दोस्त, अपने दोस्त को एक लेटर लिखो कि तुमसे उस हार की एक कड़ी टूट गई और तुम उसे ठीक करवा कर ही दोगी। इससे हमें कुछ समय मिलेगा। मटिंडा ने वैसा लिख दिया जैसे उसके पति ने बोला था। एक सप्ताह बीत गए, हमें कुछ नहीं मिला।
हमें उस हार की जगह को और हार देना होगा। हाँ आप सही बोल रहे हैं, देना तो होगा। एक दुकान में उन्हें एक सेम हीरो का हार मिला जैसा पहले था। इसका रेट 40,000 फ्रैंक है। लेकिन हम इसे 36,000 फ्रैंक में लेना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, ले जाओ। लॉयसल के पास केवल 18,000 फ्रैंक है जो कि उसके फादर उसके लिए छोड़ गए थे। हमें बाकी का 18,000 फ्रैंक उधार लेना होगा। हाँ आप क्या कर सकते हैं। लॉयसल साहूकारों से हाई इंटरेस्ट पर 18,000 फ्रैंक उधार ले लिए और उस हार को खरीदने गए। ये लीजिए पैसे। ठीक है, ले जाओ इस हार को। जब मिस लॉयसल यानी मेटिंडा उस हार को अपने दोस्त फ्रस्टियर के पास लेकर गई तब उसने बड़ी चुभने वाले अंदाज में कहा, तुम्हें ये हार मुझे पहले ही लौटा देना चाहिए था क्योंकि इसकी जरूरत मुझे पड़ सकती थी। मिस फ्रस्टियर ने उस गहने वाली बॉक्स को नहीं खोली। मेटिंडा को डर था यदि वह बॉक्स को खोलकर देख लेगी तो उसे पता चल जाएगा कि हार बदल दिया गया, तो वह उसे चोर या फिर डाकू समझेगी ना। अब हमें इस भयानक कर्ज को देना बहुत जरूरी है। हाँ आप क्या कर सकते हैं। उसने अपनी नौकरानी को हटा दिया, अपना घर भी बदल दिया। मेटिंडा किचन का काम भी सीख गई। उसने खाने के बर्तन भी धोया, मैले कपड़े भी धोए। 10 साल बीत गए। यह बहुत ही बुरा समय था। मेटिंडा बूढ़ी दिखाई देने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं। जब उसका पति ऑफिस में होता तब वह खिड़की के पास बैठ जाती है और उस शाम के बारे में सोचती है जो बीते हुए समय की थी। उस पार्टी के बारे में सोचती है जब वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। एक संडे जब वह कैंपस इलिसिस में घूम रही है तब उसने अचानक एक महिला को देखा। यह उसकी दोस्त फ्रस्टियर है। अब भी वह जवान, खूबसूरत और मनमोहक दिखाई दे रही है। क्या मुझे अपने दोस्त से बात करना चाहिए? हाँ क्यों नहीं, अब तो मैंने अपना सारा कर्ज दे चुकी हूँ ना। अब मैं उसे सब कुछ बता दूंगी। मेटिंडा अपने दोस्त के पास जा पहुंची। कैसी हो मेरी दोस्त? उसकी दोस्त ने उसे नहीं पहचानी। लेकिन मैं आपको नहीं पहचान रही हूँ। नहीं पहचाना? मैं मेटिंडा लॉयसल हूँ। वाह मेरी प्यारी मेटिंडा, तुम इतनी कैसे बदल गई हो। हाँ जब से मैं तुमसे मिली थी मेरे बुरे दिन कटे हैं और यह सब तुम्हारे कारण हुआ है। मेरी वजह से? वो कैसे? तुम याद करो वह हीरो का हार जो तुमने मुझे दिए थे। हाँ मुझे तो वह बहुत अच्छी तरह से याद है। सही, मैंने उसे गुम कर दिया था। वो कैसे? तुमने तो वो गहने मुझे लौटा दिए थे। मैंने तुमको वैसे ही हार दूसरा लौटाया था और उसकी कीमत चुकाने में मुझे 10 साल लग गए। तुम यह समझ सकती हो कि हमारे लिए यह कितना कठिन होगा। तुम कहती हो कि मुझे एक हार के बदले एक हीरो का हार खरीद के दिया है? हाँ, तुमने तब उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। वे बिल्कुल एक जैसे थे। उसकी दोस्त मुस्कुराई और फिर प्यार से बोली, ओ मेरी बेचारी मेटिंडा, मेरे हीरो का हार नकली थे। उसकी कीमत केवल 500 फ्रैंक थे। कहानी तो खत्म हो गया। अब थोड़ा गाना सुन लो। ए क्या हुआ, ए क्यों हुआ, मैं जानू ना गाना, मुझे क्या हो रहा। तो दोस्त यदि वीडियो अच्छी लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगल बगल जो वीडियोस को देख लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। भोली। इस छोटी बच्ची का असली नाम सुलेखा है। यह रामलाल की चौथी बेटी है, मतलब सबसे छोटी बेटी है। मेरा नाम रामलाल है, मैं ही भोली का पिता हूँ। मेरा नाम सुलेखा है लेकिन लोग मुझे भोली कहते हैं। इसको सभी लोग भोली इसलिए कहते हैं क्योंकि भोली मेंटली वीक है और कोई भी चीजों को समझने में उसको औरों से ज्यादा टाइम लेती है, इसलिए लोग इसको भोली कहते हैं। बचपन में भोली चारपाई से गिर गई थी जब वह सिर्फ 10 मंथ की थी, जिससे उसके ब्रेन का एक पार्ट कम्प्लीटली डैमेज हो गई थी। भोली जब पैदा हुई थी तब वह बहुत सुंदर थी, लेकिन जब वह 2 साल की हुई तब उसे स्मॉल पॉक्स हो गई, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी पर दाग रह गए, बस उसकी आंखें ही बच पाई थी। जब भोली 5 इयर्स की हुई तब वह बोलना शुरू की, लेकिन वह तब हकला हकला कर बोलती थी। बार बार हकलाने की वजह से मुझे बहुत बुरा लगता था, इसलिए मैं बोलना ही बंद कर दिया। मेरे टोटल 7 बच्चे हैं, जिसमें से 3 लड़के और 4 लड़कियां हैं। भोली सबसे छोटी बेटी है। मैं इस गांव में एक रिच फार्मर हूँ। मैंने अपनी फैमिलीज को सारे सुख सुविधा प्रोवाइड करवाया हूँ। मेरे सारे बच्चे हेल्दी और स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ भोली को छोड़कर।
रामलाल अपने सारे बच्चों को बाहर पढ़ने भेजे हैं। राधा जो उनकी सबसे बड़ी बेटी है, जिनकी शादी हो गई थी। इसके बाद मंगला थी, जिसकी शादी फिक्स्ड हो चुकी थी। और तीसरे नंबर पर चंपा थी, जो कि रामलाल की तीसरी बेटी है। मेरी सारी लड़कियां हेल्दी और ब्यूटीफुल है और उनकी शादी करवाना इतनी मुश्किल काम भी नहीं है। मुझे जिसकी चिंता है वह छोटी बेटी भोली है। पापा मैं ब्यूटीफुल भी नहीं हूँ और इंटेलिजेंट भी नहीं हूँ। जब भोली 7 साल की हुई तब तक मंगला की शादी हो गई थी। उसी साल गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुला, जिसकी ओपनिंग सेरेमनी में तहसीलदार साहब आए हैं। इन्होंने रामलाल जी को बोले, रामलाल, इस गांव के अंदर तुम्हारा बहुत इज्जत है, तो तुम्हें अपने बेटियों को इस प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना चाहिए, ताकि गांव वाले के एग्जाम्पल सेट हो सके। आज रात को यह सब अपने वाइफ के साथ डिस्कस करूंगा। क्यों ना हम अपनी छोटी बेटी भोली को एक नए स्कूल जो खुला हुआ प्राइमरी स्कूल में पढ़ने भेजें। नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं। यदि भोली पढ़ लिख लेगी तो इसका शादी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अरे यार, अब मैं क्या करूं? तहसीलदार साहब का बात भी नहीं टाल सकता और अपनी पत्नी भी सही बोल रही है। सुनिए ना। हाँ बोलो। भोली की शादी करवाने में दिक्कत तो पहले से ही होगी, इसलिए हम भोली को स्कूल भेजकर देखते हैं। वह पढ़ना लिखना सीख जाएगी तो शादी करना आसान हो जाएगा। अच्छा ठीक है, भोली को कल मैं स्कूल ले जाऊंगा। भोली बहुत ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है स्कूल क्या होती है। हाँ, मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले पापा एक गाय जिसका नाम लक्ष्मी था, उसको सेम ऐसे घर से बाहर ले गए थे और बदले में पापा उसको रिटर्न में पैसे लेके आए थे। कहीं मेरे साथ भी तो ऐसा नहीं होने वाला है ना? ओ सुनती हो, भोली को अच्छे से तैयार कर दो ताकि स्कूल वाले यह ना लगे कि हम भोली को ऐसे ही उठा कर लाए हैं। पहली बार मुझे साफ और अच्छे कपड़े मिले हैं, हालांकि ये कपड़े मेरे चंपा दीदी के हैं। भोली को नहलाया गया, बालों में तेल लगाया गया, कंघी भी किया गया। इतनी अच्छे से सब मेरा केयर कर रहे हैं, मतलब पापा मुझे गलत जगह नहीं ले जा रहे हैं, मुझे पापा सही जगह ले जा रहे हैं। लीजिए टीचर, मेरी बेटी भोली को पढ़ाइए। ठीक है रामलाल जी। मुझे डर लग रही है क्योंकि मुझे पता नहीं कि स्कूल क्या होती है, लेकिन मुझे खुशी है। यहाँ मेरी उम्र की काफी लड़कियाँ हैं, कोई ना कोई तो मेरी दोस्त बन ही जाएगी। क्लास के टीचर सभी को और भोली को पढ़ाने लगे, लेकिन भोली को कुछ समझ में नहीं आ रही थी। तब वह क्लास में लगी पेंटिंग्स को देखने लगी। यह सब पेंटिंग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इनमें से एक पिक्चर ब्राउन हॉर्स की है। यह वैसे ही हॉर्स है जिस पर तहसीलदार साहब बैठकर आए थे। दूसरी पिक्चर एक तोते की है। यह वैसा ही तोता लग रहा है जो मैंने अपने आम के पेड़ पर देखी थी। लेकिन इसके बाद एक पेंटिंग काऊ की है। यह काऊ बिल्कुल मेरी काऊ लक्ष्मी की जैसी दिख रही है। जब भोली इधर उधर पिक्चर देखने में बिजी थी, तभी अचानक से टीचर उसके पास आ गए। भोली, भोली डर से हकलाने लगी। इससे ज्यादा वह नहीं बोल पाई। अचानक डर के मारे उसके आंखों से आंसू आ गए। मैं हेल्पलेस महसूस कर रही हूँ क्योंकि सारे स्टूडेंट मेरे पे हंस रहे हैं। बेल रिंग हुआ, सारे क्लास के बच्चे बाहर चले गए। भोली अभी भी इसी क्लास में उदास बैठी थी। तभी भोली के टीचर प्यार से बोलते हैं, भोली गेट अप, अपना नाम बताओ। बोलो बोलो, कम ऑन। अगर तुम अपने डर को खत्म कर दोगे तो तुम कुछ भी बोल सकोगी। भोली, मुझे लगता है भोली रोज स्कूल आएगी तो हकलाना बंद कर देगी। क्या तुम अगले दिन स्कूल आओगी भोली? जोर से बोलो भोली। हाँ, मैं हैरान हूँ कि मैं कैसे बोल पा रही हूँ। शाबाश भोली, लो इस बुक को, इसमें बहुत सारे पिक्चर्स हैं। डॉग, कैट, गॉट, इसमें बहुत सारे पिक्चर्स हैं और अल्फाबेट्स भी लिखे हुए हैं। 1 मंथ के अंदर तुम इस बुक को पढ़ना सीख जाओगी, फिर मैं तुम्हें एक बड़ी बुक दूंगी। कोई तुम्हारे ऊपर नहीं हंसेंगे और तुम घर जाओ और कल सुबह जल्दी आना भोली। मुझे ऐसा लग रहा है कि गांव के मंदिरों में सारी घंटियां बजना शुरू हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ों के ऊपर फूल खिलने लगे हैं। मेरे दिल में एक नई उम्मीद का किरण जाग उठे हैं। बहुत साल बीत गए। वह गांव छोटा सा शहर बन गया। वह लिटिल प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल बन गया। एक रात रामलाल अपने वाइफ से भोली के मैरिज के विषय में बात कर रहे हैं।
क्या हमें दिसंबर के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? बिल्कुल, हमें दिसंबर का प्रपोजल का एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और दिसंबर भोली के लिए सुटेबल है। दिसंबर के बड़ी दुकान है, वह अमीर है, उसके पास अपना घर है और उसके पास बैंक में भी पैसे हैं। इसके अलावा वह हमसे कोई भी दहेज नहीं मांग रहा है। रामलाल अभी भी अनश्योर हैं क्योंकि दिसंबर रामलाल की उम्र का है, यानी वह भोली से बहुत बड़ा है। इसके अलावा वह हैंडीकैप भी है और दिसंबर की पहले ही एक शादी हो चुकी थी जिससे बच्चे भी हैं। इस बात से कोई ऐतराज नहीं कि दिसंबर भोली से बहुत बड़ा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भोली के लिए आसानी से कोई लड़का मिलेगा भी नहीं। दिसंबर दूसरा गांव का है, उसको भोली का मेंटल कंडीशन के बारे में पता भी नहीं है। मैं बहुत चिंता में था कि इस मैटर पर भोली क्या रिएक्ट करेगी। भोली तो एक बुद्धू गाय की तरह, वह कुछ भी नहीं बोलेगी। भोली साइड में रहकर अपने पेरेंट्स की बात छुपकर सुन रही है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी चौथी लड़की की भी शादी बहुत धूमधाम से हो रही है। भोली को सजाया गया और बुलाया गया। भोली आई तभी माला पहनाते समय दिसंबर ने भोली को देख लिया और बोला, अरे देखो भोली का चेहरा कितना खराब है, मैं इसे शादी नहीं करूंगा। दिसंबर के दोस्त ने कहा, तुम ज्यादा नखरे मत करो, तुम भी कोई ज्यादा जवान नहीं हो, तुम्हारी भी उम्र 45-50 साल की होगी ही और तुम्हें ऐसे यंग भी लड़की दोबारा नहीं मिलेगी। दिसंबर ने अचानक से रामलाल के सामने भोली की शादी करने के लिए 5,000 रुपए दहेज मांग लिया। उस समय यह 5,000 हो सकता 5 लाख के बराबर हो। मैं तभी इस बदसूरत लड़की से शादी करूंगा जब मुझे 5,000 रुपए मिलेंगे। मुझे परेशान मत करो, ये लो 2,000 रुपये और मेरे बेटी से शादी कर लो। ठीक है, अपनी बेटी को अपने पास रखो, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। मैं क्या करता, मैं पैसे नहीं दूंगा तो मेरी बेटी की शादी भी नहीं होगी। अरे पूरे गांव में हमारी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए मैंने 5,000 रुपये दिसंबर को दे दिया। अब जैसे ही दिसंबर भोली को माला पहनाने लगा, भोली उस माला को फेंक दी और बोली, पिताजी आप इससे पैसे ले लीजिए, मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं करूंगी। यह देखकर सभी लोग हैरान हो गए कि पहली बार भोली ने बोला, हकलाया भी नहीं, इतने अच्छे से बोल पाई। आपस में लोग फुसफुसाने लगे, कितनी बेशरम लड़की है, शादी करने से मना कर रही है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे इस हरकत से हमारे गांव में कितनी बेइज्जती होगी, क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है? पिताजी आपके और हमारे परिवार की इज्जत बनाने के लिए मैं इस बुढ़े से शादी करने के लिए राजी हो गई थी, लेकिन मैं अब इस लालची और बेवकूफ इंसान से शादी नहीं करूंगी। सभी लोग वापस जाने लगे। रामलाल दुखी होते हुए भोली को बोले, भोली तुम्हारा क्या, तुमसे कोई भी अब शादी नहीं करेगा, अब हम क्या करेंगे बेटी? पिताजी आप चिंता मत कीजिए, आपकी और माँ की मैं बुढ़ापे में दोनों की सेवा करूंगी और इस गांव के अंदर इसी स्कूल में पढ़ाऊंगी। क्यों मैम, मैं सही बोल रही हूँ ना? भोली की मैम भी इसी शादी में आई हुई है जो भोली को पढ़ाया करती थी। भोली की मैम ने स्माइल पास कर दिया, इसका मतलब हाँ है। यस भोली, ऑफ कोर्स। तो दोस्त यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगल बगल जो वीडियो उसको देख लीजिए। तो मिलते हैं इस अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।